जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस। कर्नाटक के 80 केसों में सिर्फ 73 बेंगलुरु में है। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 9 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई। ठाणे में सोमवार को एक महिला की भी मौत की जानकारी मिल रही है। वहीं पे यूपी में नोएडा में जो इस वक्त मालूम चल रहा है कि यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंच गई है। मंगलवार को नोएडा में एक साथ 8 नए केस मिले। अब सिर्फ नोएडा में कोरोना के कुल 9 पॉजिटिव पेशेंट हैं। इससे पहले गाजियाबाद में कोरोना के 4 मरीज मिले थे। 2 केस अन्य जिलों में मिले थे। कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं, हमारे साथ फेमस फिजिशियन डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी हैं। राजीव कक्कड़ सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, ये कोरोना का क्या फिर से कुछ नया जो आतंक है, फिर से क्या आने वाला है कि क्या है सर ये? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कोविड कभी इन्फेक्ट गया ही नहीं है। उसके वेरिएशन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन आ गया है तो वो जाता नहीं है, कभी गया नहीं है। उसके प्रारूप बदलते गए, यानी उसके म्यूटेशन बदलते गए। अभी इस समय जो इंडिया में या भी वर्ल्ड में जो आया है वो तीन वेरिएंट है। JN.1, NB1.8, LF.7। ये तीन वेरिएंट है जो कि यहाँ पे प्रचलित है। और जो WHO की गाइडलाइन है, उन्होंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहा है, एरिया ऑफ कंसर्न नहीं कहा है। इसका मतलब है कि आपको एक विजिलेंट रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत फैटल केसेस नहीं हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि जो अभी रिपोर्ट करी गई है, डेथ हो रही है, कोविड के पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर पेशेंट वो हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, यानी कि वो पेशेंट है जिनको कुछ और भी बीमारियां हैं, बुजुर्ग हैं, उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, या फिर उनको कोई और बीमारी है, जैसे कि उनको किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट हुए हैं, या उनको कैंसर है, या इस तरह की बीमारियां हैं जिसमें और भी बीमारियों के साथ में कोविड डिटेक्ट हुआ है। इनको पहले से लंग के लिए अस्थमा के पेशेंट हैं या COPD के पेशेंट हैं। वो पेशेंट है जिनको भी पहले से बीमारी थी, और चूंकि और बीमारियों की वजह से भी डेथ हुई है, और उसके साथ में कोविड भी निकला है, तो ये कहना कि डायरेक्ट कोविड की वजह से डेथ हुई है या एसोसिएटेड और बीमारियां थी, सब मिल करके एक उसका कारण हुआ है डेथ का, ये अभी मालूम पड़ना बाकी है। तीसरी चीज ये होती है कि ये इन्फेक्शन जो अभी हुआ है वो इंडिया में कितना ज्यादा भयावान है, जो कि अभी तक देखा गया है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है जो ये है, ये ओमनिकॉरन जो वायरस था, जो डिफरेंट म्यूटेशंस हैं, जो पहले डेल्टा थे, अल्फा बीटा, ये करके इसमें ओमनिकॉरन का ही वेरिएंट है। इसके ऊपर जो वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, इसमें थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है और ये चेंज हुआ है। इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक है इस वायरस की, इसकी जो क्षमता है, ये 5 गुना ज्यादा आदमियों को इन्फेक्ट करने की है, यानी कि जो इनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी है, इसको पेनिट्रेट करना, या यूं कहें कि इसकी इम्यूनिटी को बाईपास करके लोगों को इन्फेक्ट करने की क्षमता है। यानी कि एक आदमी जो पहले कोविड के और केसेस थे, वो एक आदमी 15 लोगों को इन्फेक्ट करता, तो ये 5 गुना ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्शन लोगों को ज्यादा तेजी से स्प्रेड होगा। लेकिन अभी तक उसमें ये नहीं आया कि इसमें इंटरस्टिशियल निमोनिया, या कोविड में जैसे होता था कि उसमें एटिपिकल निमोनिया होता था जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ये सारी चीजें होती थी। तो इसका वेरिएशन है, इन्फेक्टिविटी तो है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि जो हम कहें कि एकदम से जाकर के हमें बहुत लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी, या इसका प्रोटोकॉल हम लोग को मानना है, और इसके ऊपर थोड़ा सा अगर कंट्रोल करें तो ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं। तो क्या सर, जो आपने कहा कि 5 गुना ज्यादा लोगों को अफेक्ट करेगा, जैसे पहले 15 करता तो 75 लोग, तो जो पहले एक वो होता था कि कोई इफेक्ट हुआ है तो उनसे कौन कौन लोग मिले हैं, उनके एक साइकिल बनती थी कि कहाँ गए थे क्या था, तो क्या इस बार भी वो सब चीजें करनी होंगी? देखिए, इसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो बिल्कुल फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं। हल्का सा जुकाम हुआ, बुखार नहीं आया, मानो पड़ा कोविड होगा, अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो ये केसेस आपको बहुत मिल जाएंगे।
अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे, हल्का सा फीवर, खांसी, जुकाम हुआ, बदन में दर्द हुआ, तो ये इसके यूजुअल सिम्टम्स है। कुछ लोगों को हेडेक होता है, स्पेशली ऑक्सीपिटल एरिया पीछे की तरफ ज्यादा हेडेक होता है। कुछ लोगों को नोजिया वोमिटिंग होता है। एब्डोमिनल सिम्टम्स कम है, लेकिन वो हो सकते हैं वोमिटिंग करके पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, या एब्डोमिनल सिम्टम्स हो जाना। तो ये इस तरह के लोगों को सिम्टम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हम लोग उसको इनफेक्ट मतलब उसको टेस्ट ही नहीं कराते, तो हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। और लोगों को जाने कितने लोगों को हो गया और हो करके वो अपने सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप वो ठीक हो गया, जी। तो मालूम ही नहीं पड़ा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी को सांस फूल रही है, लगातार खांसी आ रही है और ठीक नहीं हो रही है, और सांस लेने में दिक्कत है, या फिर एसोसिएटेड और भी इनको जैसे हम लोगों ने और बीमारियां हैं उसके साथ में इन लोगों को दिक्कत हो गई, तो डॉक्टर से कंसल्ट करा के उनको उसके विषय में विशेष इलाज की जरूरत होती है, वो करवाना चाहिए। तीसरी, कुछ लोग कहते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम लोगों को वैक्सीन लगी है, जो हम लोगों को जी सर, और बिल्कुल। मैं पीछे मैं भी यही इन्फेक्शन, पूछने वाला था, मैं भी यही क्वेश्चन पूछने वाला था जी सर। जी जी जी, उसकी वजह से ऐसा तो नहीं है कि उसकी इम्यूनिटी के ऊपर क्या है। देखिए, 100% तो जो हमारे म्यूटेशन होने के बाद में वो वैक्सीन उतनी कारगर तो नहीं है। और नहीं हम लोग जो पहले इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको प्रतिरोधक क्षमता से उसको लड़ सकते हो। हाँ, कुछ परसेंटेज जरूर है उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी है। यही कारण है कि हम लोग की जो वैक्सीन औरों देशों की गुना में जो ज्यादा इफेक्टिव थी, और इसका इफेक्ट भी है, और हम लोग जितने ज्यादा वाइडली इन्फेक्ट हुए थे, हम लोग की एंटीबॉडीज की वजह से भी इसके इन्फेक्शन का प्रकोप उतना नहीं हुआ जो और एशियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह में जो उतना सीरियस, या चाइना में हुआ है उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो वैक्सीन का प्रोटेक्शन उतना नहीं है क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है। बट लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग ये मान के सकते हैं, क्योंकि जीनोम जो इनकी जो हम लोग डीएनए को लेकर के उसके पूरे उसके ऊपर रिसर्च अभी होनी बाकी है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है कि हम लोग के कितनी इम्यूनिटी है, क्या है सोसाइटी में, कितना जो कम्युनिटी में कितना स्प्रेड हुआ है, कितनी एंटीबॉडीज बनी है। इसके ऊपर अभी काफी जीनोम के ऊपर जो इनकी वायरस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो डीएनए है उसके ऊपर वर्क चल रहा है, जो आरएनए है उसके ऊपर वर्क चल रहा है। सर, क्या क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इस वक्त? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यानी कि मुंह से, खांसने से, बोलने से एक आदमी के दूसरे आदमी में हवा के माध्यम से ये इन्फेक्शन पहुंचता है। यानी कि अगर हम लोगों को अगर एक आदमी 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और उसको अगर साधारण कफ कोल्ड भी हुआ है, तो बेहतर यही है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले और स्वयं मास्क का उपयोग करे। अगर वो आदमी अगर कर लेता है, तो वो 15 फिर और 15 को करेंगे, तो ये साइकिल वहीं पे ब्रेक हो जाएगी। तो आपकी अपने ऊपर है कि अगर आपको कफ कोल्ड है तो अपना मास्क का उपयोग करें। मुंह पे खांसे नहीं, कवर रख के खांसे, इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कर लें तो काफी कुछ इससे बचा जा सकता है, पहली चीज। और अगर आप किसी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, बहुत जा रहे हैं, कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, लोगों का बहुत ज्यादा भीड़ है, आप रेलवे स्टेशन या फ्लाइट पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो बेहतर है कि मास्क का उपयोग करें। स्पेशली वो कंट्री, वो सिटीज जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं। क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों का कोविड की जो आगाज हुई थी, जिस जी समय पहला हुआ था, तो पहले वो बड़े सिटी में हुआ था, और उन लोगों को हुआ था जो कि फॉरेन कंट्री से ट्रेवल करके आए हैं। जी। तो उन सिटी में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ प्रिकॉशन लेने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बंद कंपार्टमेंट में है, कोई ऐसा एरिया है जो कि चारों तरफ से बंद है, उसमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। इसलिए उसको प्रिकॉशन ले करके अपने हाथ मुंह को कवर करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसकी इम्यूनिटी जैसे कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटिक है, इस तरह के है, और आप बाहर से घूम कर आए हैं, तो बेहतर है। और आप अगर हॉस्पिटल वर्कर हैं या ऐसी जगह जहाँ की भीड़ पे काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग है, तो बेहतर ये है कि बाहर अपने कपड़ों को उतारे, उसको लपेटें, और उसको अलग से धुलवाएं। घर में आकर के आप पहले वॉश करें, अपने आप को नहाएं, शैम्पू करें, हाथ पैर धोएं, अपने नए कपड़े पहने, फिर और फैमिली मेंबर से मिलें। जहाँ तक प्रेग्नेंट लेडी का सवाल है, अगर उसको कफ कोल्ड है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चे को वो गोद में नहीं उठा सकती है, उसकी फीडिंग नहीं करा सकती। फीडिंग कराना उनको बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फीड से ही उनको एंटीबॉडीज डेवलप होती है। हाँ, जिस समय वो बच्चे को अपने गोदी पे लिए हुए हैं, फीड करा रहे हैं, तो जरूरी है कि मास्क लगा के करें। अगर उनको खांसी है, जुकाम, छींक आ रही है, तो दूसरी तरफ मुंह करके कपड़ा मुंह पे लगा लें, बच्चे को ज्यादा उसके ऊपर एक्सपोज ना करें। अगर आप बाहर से आए हैं तो अपने जूते बाहर उतार के रखें। अगर आप बहुत देर तक आप जिम में हैं या किसी पब्लिक प्लेस में हैं, तो वो साइड बदलते समय फौरन अपना साबुन से हाथ धो लें। जैसे सपोज हम हॉस्पिटल में हैं, और एक हॉस्पिटल दूसरी जगह, या एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट में, तो अपने साबुन
हाँ, केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर साबुन से अगर हम लोग हाथ धो लेंगे तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो ये थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लें, और घर पे अगर इस तरह के लोग हैं ये कर लें, तो इस तरह की प्रॉब्लम इस तरह से नहीं होगी। सर, घबराने की जरूरत है कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, हमारे ख्याल से तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ जो प्रिकॉशन लेना है वो करें। और जो हमने बताया कि अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है उसका दो मुख्य कारण होते हैं। इन्फेक्शन जो करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है, वो कितना प्ररूप करता है, कितना भयावान है, उसकी इन्फेक्टिविटी करने की, कितना डीप इन्फेक्ट कर सकता है, कितनी देर तक उस वैक्सीन उस वायरस से एक्सपोज हुए, कितने ड्यूरेशन तक हुए, और कितने क्लोजली आदमी के कांटेक्ट में रहे, उस कांटेक्ट को बीच में करे, रोक दे, ज्यादा देर तक एक्सपोज ना हो, पब्लिक प्लेस में बहुत ज्यादा एक्सपोज ना हो। अगर आप हो गए हैं तो अपने आप को जैसे मास्क लगा के करना है। और अपनी दूसरी चीज जो वायरस के अलावा जहां पर आप होस्ट है, यानी कि जो आदमी है, उसको जो इन्फेक्शन हो रहा है उसकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता किस चीज पर डिपेंड करती है? कुछ पिलर्स होते हैं। पहली, आपकी डाइट। आप वही चीज खाएं जो पौष्टिक हो, जिसमें आपको पावर दे। डाइट एक फ्यूल है जो आपको पावर देता है। अगर हम जंक फूड खाते हैं तो आप में बॉडी में इंफ्लेमेटरी मीडिएटेड यानी सूजन पैदा करने वाले तत्व करते हैं, आपको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, आपको वो पावर नहीं दे रहा है। जो जंक फूड की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर ध्यान हमारा तो पिज्जा है, बर्गर है, इन चीजों पे जाता है। लेकिन उस चीज को हम भूल जाते हैं जो इंडियन जंक फूड है, जैसे खस्ता है, कचौड़ी है, नमकीन है, तली हुई चीजें हैं, मिठाइयाँ हैं। वो भी तो एक जंक फूड है जिसमें केवल उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, यानी कि आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी से ले रहे हैं, इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं और आपकी इम्यूनिटी कम करते हैं। जी। दूसरी चीज आपकी एक्सरसाइज। अगर आप 1 घंटे अपनी बॉडी को दे दें, सवेरे स्वस्थ एरिया में ओपन में आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कर लें, योगा कर लें। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम में जाएं, लेकिन कुछ आउटडोर स्पोर्ट्स कर लें। आपके छोटे बच्चे हैं, आप उनके साथ थोड़ा सा खेल लीजिए। पोल्यूशन वाली जगह पे एक्सरसाइज ना करें। 1 घंटे अपने आप को व्यायाम कर लें, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा दौड़ लें, तो आपके उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, जब हम डाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम स्मोकिंग और टोबैको को नहीं भूल सकते हैं। इस समय टोबैको, वर्ल्ड टोबैको वीक चल रहा है, यानी कि टोबैको से हमें दूर रखना है, अल्कोहल से दूर रखना है। वो चीजें आपकी इम्यूनिटी कम करती है। इंडिया में जितने प्रकार का टोबैको का उपयोग होता है, अगर आप ध्यान से देखिए, इतने दुनिया में कोई नहीं करता। जी। किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाए वो केवल स्मोक करते हैं। आपके यहाँ खैनी है, आपके यहाँ पान मसाला है, आपके यहाँ मुंह में रखने की डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको है, बीड़ी है, आपको हुक्का है, उसके अलावा आपको जो डोपिंग है वो है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, शायद वो बहुत लोगों को नहीं मालूम है। गांव में लोग बाग आप टोबैको में मिला करके कुछ रेप्टाइल्स हैं जो स्नेक या इनको मार करके उसमें मिक्स करके नाली बनाकर उसको जला करके इनहेल करते हैं, या फिर ग्रास के या फिर हशीश या गांजा के साथ मिक्स करके टोबैको लेते हैं। ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ टोबैको है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वो टोबैको आपकी बॉडी को डैमेज करता है। उसमें कम से कम 40 से 50 तरह के कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजेन वो पदार्थ है जो आपकी बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो नहीं केवल आपकी बॉडी की लोकल इम्यूनिटी कम करते हैं, स्मोक, जब हम कहते हैं स्प्रेड वायरस कहाँ से करता है, नाक के द्वारा, सांस के द्वारा पहले लंग में जाता है। अगर हम स्मोक करते हैं, जो लोकल इम्यूनिटी है, सांस के जो तंत्र है, उसी को आपने उड़ा दिया, वो काला हो गया, वो अंदर कोई इम्यूनिटी एंटीबॉडीज नहीं बची, तो फॉरन इन्फेक्शन हो जाएगा। जी। तो स्मोकिंग से दूर रखिए। और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शायद अभी हमने नहीं बताया है, वो है आपकी नींद, स्लीप। एडल्ट की नींद आपको 7.5 से 8 घंटे की नींद चाहिए, वो भी रात की चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 घंटे रात को सो रहे हैं और दिन पे 2 घंटे लेकर के हम उसको पूरा कर लें, या हम पूरे हफ्ते केवल 3-4 घंटे हैं और सैटरडे संडे हम अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। क्यों? नींद आपका बैंक का अकाउंट नहीं है जो जुड़ता चला जाएगा। जी। वो आपको 7 या 8 घंटे की नींद चाहिए, वो भी रात के समय, जिस समय लाइट बंद होती है। उस समय डिफरेंट फॉर्म, नींद की डिफरेंट स्टेजेस होती है, N1 N2 N3, देन रैम स्लीप। जो N3 में आपकी मेमोरी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इम्यूनिटी बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। अगर आपकी नींद बार बार रुकती है, छूटती है, बार बार आप उठते हैं, या आप बहुत लेट पार्टी में जाकर के आते हैं, फिर हैवी मील्स लेकर के सो जाते हैं, एसिडिटी हो रही है, आपको रिफ्लक्स हो रहा है, तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी चली जाएगी। कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखें, खाने का, एक्सरसाइज का, नींद का, और जो अल्कोहल और टोबैको को अगर हम अवॉइड करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, और सबसे जरूरी है खुश रहना।
जी क्योंकि आपकी जो हेल्थ है, जो ब्रेन की हेल्थ है, पॉजिटिव रहना। अगर आप दिन में कोई भी आंसर 10 में से अगर आपको 10 क्वेश्चन करे जाए और 6-7 बार हर नेगेटिव आंसर, नो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये खराब होगा, इसका मतलब आप नेगेटिविटी में है। तो कोशिश है हर चीज का, अगर आपको बहुत दर्द भी हो रहा है, बुखार भी है, आपकी तबीयत कैसी तबीयत है, कोई पूछे तो आपका जवाब यही होना चाहिए, बहुत अच्छी। कहते नहीं कि जो कायनात से मांगेंगे वही मिलेगा। जी जी अगर आप हर चीज अपनी बीमारी को ही डिस्कस करेंगे तो आप बीमारी से बाहर कैसे निकलेंगे? जी जी पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपने आप को खुश रखें, वो चीज जो आपकी हॉबी है उसको पूरा करें, मशीन की तरह ना रहें। आजकल की भाग दौड़ में हम लोग भागते चले जा रहे हैं, उस गोल को अचीव करना है जिसको हमें नहीं मालूम हमें कहा जाता है। जी तो जी कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और ये इन्फेक्शन तो आते जाते रहते हैं, बहुत से कोविड आएंगे, बहुत वेरिएंट आएंगे, जाएंगे, बहुत इन्फेक्शन होंगे, और हम लोग उनसे लड़ना है, जीतना है, और हमेशा स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ रहना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जी। थैंक यू। जय सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हम अपने दर्शकों को तो यही कहेंगे कि डरिए मत, खुश रहिए। ऐसे वेरिएंट बार बार आते रहेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू। थैंक